दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने इस साल ऑक्शन में प्लेयर्स नहीं खरीदे, उन्होंने खरीदे हैं गैंगस्टर। और इस साल आईपीएल 2025 में रनों का नंगा नाच देखने मिलेगा। काव्य बरहान ने 11 भाई लिए और 11 के 11 तबाही लिए। दूसरी टीम के बॉलर जो है ना वो थरथरा रहे हैं। काव्य बरहान बोल रहे हैं कि कांप का रहे हो, जरा इधर देखो तो सही। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ स्क्वाड लेकर हैदराबाद इस साल आईपीएल 2025 में जा रही है। जबरदस्त स्क्वाड है, छोटा सा स्क्वाड लिया है लेकिन कमाल का स्क्वाड है। और मैं कहूंगा कि सबसे शानदार टीम जो है इस साल आपको हैदराबाद की देखने मिलेगी, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों एनालिसिस करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड के बारे में कि कहां इनकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस तो मुझे नजर आई ही नहीं है। सबसे पहले रिटेंशन की बात करें तो 75 करोड़ रुपए रिटेंशन पर खर्च कर दिए थे। 44 करोड़ रुपए में ऑक्शन में स्पेंड किए और 20 लाख रुपए बचा लिए हैं। हालांकि 5 प्लेयर नहीं खरीद पाए क्योंकि 25 प्लेयर का कोटा रहता है, 20 प्लेयर लेकर पहुंच रही हैं जिसमें 13 भारतीय प्लेयर हैं और 7 हैं ओवरसीज प्लेयर। 20 लाख जो रुपए हैं अगले साल मिनी ऑक्शन में काम आ जाएंगे, इस साल तो काम नहीं आ पाए क्योंकि 20 लाख में कितने ही प्लेयर आ पाता, एक भी शायद नहीं आ पाता। अब सबसे पहले अगर इनके रिटेंशन की बात करें ना तो हेनरिक क्लासन दोस्तों 23 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया गया। और मैं आपको बता दूं 2017 और 2018 की बात है, यही हेनरिक क्लासन अनसोल्ड गए थे। किसी भी टीम ने हेनरिक क्लासन को 2017 और 18 में अपनी टीम में शामिल नहीं किया था क्योंकि उसके पहले का जो सीजन थे ना उनके, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए जब खेले थे तब इनका बहुत गंदा सीजन चला था। इसके बाद जब अनसोल्ड गए और अब सीधे 23 करोड़ की छलांग लगाई है। पैट कमिंस को 18 करोड़ में रिटेन किया था क्योंकि इतनी जबरदस्त कप्तानी रही थी। ट्रेविस हेड 14 करोड़ में और अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ मिले और नितेश रेड्डी चूंकि अब कैप्ड प्लेयर हो चुके थे तो इनको भी 6 करोड़ रुपए देने पड़े हैं इनको, तो 6 करोड़ रुपए तक यहां इनका रिटेंशन रहा। अब सबसे पहले अगर विकेट कीपर की बात करें ना तो सबसे अच्छी चीज इन्होंने यहां पे की है कि एक इंडियन विकेट कीपर होना चाहिए, कम से कम ऐसा अच्छा इंडियन विकेट कीपर होना चाहिए। एमआई ने छोड़ दिया, हालांकि एमआई को जरूरत नहीं थी, उनके पास काफी सारे प्लेयर्स मौजूद थे। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर क्योंकि 11 करोड़ रुपए वो नहीं खर्च करना चाहती थी यहाँ पे, वैसे दूसरी कई सारी टीम्स थी जैसे कि हमने बात भी की थी, अगर हम बात की थी हमने आरसीबी के बारे में कि आरसीबी को इंडियन विकेट कीपर के पीछे जाना चाहिए था, चूंकि वो नहीं गई। भले 11.5 करोड़ के हैं लेकिन आपको एक ओवरसीज प्लेयर खिलाने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देते हैं। जब अच्छा विकेट कीपर आपको मिल रहा हो जो बैटिंग अच्छी कर लेता हो तो वहां पे दाव लगाना चाहिए था। तो ईशान किशन का दाव इनका बहुत अच्छा रहा। 11.5 करोड़ में इन्होंने ईशान किशन को उठा लिया, मतलब 11.25 करोड़ है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, 19-20 का ही फर्क है। 23 करोड़ में हेनरिक क्लासन ऑलरेडी इनके पास में मौजूद थे। इसके बाद जो बैटर सेक्शन है ना वो इनका थोड़ा सा कम है क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर्स ज्यादा हैं, ऑलराउंडर्स ज्यादा लेकर पहुंच रहे हैं। अभिनव मनोहर को इन्होंने उठाया है 3.25 करोड़ में गुजरात से। ये भी दोस्तों रिसेंटली बहुत कमाल की फॉर्म में है और कमाल के हिटर भी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे दोस्तों, वो है अनिकेत वर्मा, माफ कीजिएगा अनिकेत वर्मा। मात्र 30 लाख का प्लेयर है लेकिन अभी जो रिसेंटली एमपीटीसीएल टूर्नामेंट हुआ था मध्य प्रदेश का जो लीग हुई थी, वहां पे इन्होंने 41 गेंदों में 123 रन बनाए थे। कितनी गेंदों में? 41 गेंदों में 123 रन। बैटिंग नंबर था ऑलमोस्ट चौथे या 5वें नंबर पे। मतलब अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके 41 गेंदों में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दे रहे हो ना तो दोस्तों ये एक और हिटर मिल गया जिसको आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन ये कमाल का हिटर है। अभी आप इस साल आईपीएल में, और हो सकता है कि आप इसे पहले मैच से ही देख लोगे, पहले मैच से ही खेलते हुए देख सकते हो। वैसे एक और चांसेस है जो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग के कुछ 1-2 मैचेस में अथर्व ताइदे को खिला दिया जाए, लेकिन इनका बैटिंग नंबर बन नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अनिकेत वर्मा आपको पहले मैच से खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने 41 में 123 बनाया। अथर्व ताइदे जो उनको पंजाब से उठाया है, ये ओपन कर रहे थे पंजाब के लिए, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के कुछ एक मैचेस में ओपन किया था। तो 30 लाख में इनको लिया जरूर है, लेकिन इनका मुझे नहीं लग रहा है कि प्लेइंग 11 में इनकी जगह बन पाएगी। और फिर अगला नाम है सचिन बेबी का। तो ऑलमोस्ट ये भी दोस्तों सिर्फ इन्होंने अपना स्क्वाड पूरा किया है क्योंकि इनको 20 प्लेयर तो कम से कम लेने थे, तो इसलिए यहां पे इनका स्क्वाड कंप्लीट करने का मंशा रही होगी, इसीलिए सचिन बेबी को इन्होंने उठाया है। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इनके ऑलराउंडर सेक्शन की, जो कि बहुत 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 कमाल का ऑलराउंडर सेक्शन है। दोस्तों आप लोगों मुझे बताइएगा कि आप लोग अच्छा वीकनेस ढूंढ के बताओ मुझे, आज इस स्क्वाड में वीकनेस ढूंढ के बताओ, और इसकी टक्कर की टीम एमआई को छोड़ के
कोई और आपको लगती है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टीम में आपका बेस्ट फेवरेट प्लेयर कौन सा है, किसको आप इस साल देखना चाहते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए, वो मुझे बताइएगा। हालांकि एक और चीज है वो ये कि मैं भुवनेश्वर कुमार को इसी टीम में देखना चाहता था, क्योंकि इतने लंबे सालों से देखा और मैं भुवनेश्वर कुमार को पर्सनली पसंद भी करता हूं। अब चूंकि वो नहीं है इस टीम में, लेकिन हाँ अच्छी बात है, उनको जितने रुपए मिले उन्हें ज़्यादा रुपए भी मिलना चाहिए था, क्योंकि वो अंडररेटेड प्लेयर है लेकिन कमाल का प्लेयर है। और बाकी ऑलमोस्ट टीम सही है मेरे हिसाब से। सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को मैं मिस करूंगा इस टीम से। पैट कमिंस 18 करोड़ रुपए में मिले, जो कि ऑल बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। ट्रेविस हेड दोस्तों 14 करोड़ में थे, इसी टीम में थे पहले भी। अभिषेक शर्मा भी 14 करोड़ में। ये तो इस टीम की स्ट्रेंथ है, जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं दोनों। इसके बाद हर्षल पटेल पंजाब से हैदराबाद में आए हैं, और जब हैदराबाद में आए तो इनका एक स्टेटमेंट भी आया था। स्टेटमेंट ये आया था कि चलो मैं खुश हूं इस साल हैदराबाद की टीम से खेलकर, क्योंकि मुझे इतने जबरदस्त इतने खतरनाक बैटिंग लाइनअप को गेंदबाजी नहीं करनी पड़ेगी मैच के अंदर। दोस्तों ये स्टेटमेंट था हर्षल पटेल का। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो नितेश रेड्डी हैं 6 करोड़ में। दोस्तों इनका तो परफॉर्मेंस आप रिसेंटली देख ही रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो चाहे इंडिया में, कमाल कर रहे हैं। ब्रेडन कैट्स ये इनको अच्छा प्लेयर मिल गया, कमाल अच्छा गेंदबाज भी है और प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। और अभी देखा होगा आपने रिसेंटली जब इंग्लैंड फंसी थी एक जगह, तो वहां पे इन्होंने बैटिंग करके शायद इंग्लैंड के 100 का मैच था, थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है, लेकिन वहां पे इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। इसके बाद कमिंदू मेंटिस, दोस्तों ये प्लेयर आपको बता दूं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, दोनों हाथों से तो गेंदबाजी कर लेता है। मात्र 75 लाख रुपए में मिल गया, जो कि खेल नहीं पाएगा, एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ ये हो सकता है कि टीम क्वालिफाई कर जाए ऑलरेडी, तो फिर संभवतः टीम एक कर दे कि चलो ठीक है एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक मैच खिला दो 2 मैच खिला दो, वो हो सकता है। बाकी खेलने के चांसेस इनके ना के बराबर हैं, क्योंकि टीम ऑलरेडी फुलफिल है। अब इसके बाद अगला जो यहाँ गेंदबाजी सेक्शन है वो यहाँ पे इनके पास में, और यहाँ पे इनके साथ एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या क्या है वो मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज तो शामी जो इनके पास में आ गए हैं, जो इनकी बॉलिंग की थोड़ी समस्या रहा करती थी पिछले साल तक, कि भैया होने को उनादकड़ इनके पास नटराजन थे, भुवनेश्वर थे और कमिंस थे, लेकिन इसके बाद इनके पास में गेंदबाजी कम पड़ रही थी, स्पिनर नहीं थे पिछले साल तक इस टीम के पास में। लेकिन इस बार इन्होंने वर्ल्ड का, मैं कह सकता हूं कि करंट में नंबर 1 लेफ्ट रेस्ट स्पिनर इन्होंने पटका हुआ है, एडम जांपा है। होने को चहल बहुत अच्छे, लेकिन चहल कितने मैचेस खेल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, आप भी देख रहे होंगे। तो एडम जांपा, हाँ वानिंदु हसरंगा भी अच्छा है, राशिद खान भी अच्छे हैं, लेकिन ये बंदा भी दोस्तों कमाल है, विकेट टेकर बंदा, और इतने कम रुपयों में मात्र 2.5 करोड़ रुपए मिल गया। इकोनॉमिकल भी है, विकेट टेकर भी है, चाहे किसी भी फेस में गेंदबाजी करा लो, सब कुछ करके दे सकता है एडम जांपा, जो कि राजस्थान से हैदराबाद में आ गया। राजस्थान ने बहुत सस्ते में छोड़ दिया, ले लेना चाहिए था, पर राजस्थान 2.40 करोड़ में यहां पे इनको ही मिल चुका है। इसके बाद है दोस्तों राहुल चहर। 3.25 करोड़ में मिले हैं, चूंकि इनको भी शायद ही खेलने का मौका मिलेगा। अगर मिलता है तो चेन्नई में खेल सकते हैं, जहां पे स्पिन होती है विकेट, तो वहां पे 2 स्पिनर के साथ में अगर टीम जाती है तो मौका मिलेगा, बाकी चांसेस कम है। इसके बाद है दोस्तों जयदेव उनादकट, ये आपको, और इसके दूसरी तरफ है सिमरजीत सिंह। ये दोनों प्लेयर में कंपटीशन चलेगा कि जयदेव उनादकट खेलेंगे या फिर सिमरजीत सिंह खेलेंगे। ये 1.5 करोड़ के हैं, ये 1 करोड़ में मिले थे, चूंकि ये पहले भी इस टीम में मौजूद थे, तो स्टार्टिंग जयदेव उनादकट से ही कराई जाएगी। अगर स्टार्टिंग में फ्लॉप होते हैं, और वैसे भी लेफ्ट आर्म मीडियम अकेले एकमात्र गेंदबाज हैं, तो यहां सिमरजीत सिंह को फिर खिलाया जा सकता है बीच में। अगर ये फ्लॉप होते हैं तो ये पहले चेन्नई में रहे, और इसके बाद ईशान मलिंगा है, इनको मौका नहीं मिल पाएगा, पर 1.20 करोड़ में ये टीम में है। अब मुसीबत कहां है वो सुन लीजिए जरा, और आपको क्या लगता है कि मुसीबत वाकई में सोचने लायक है, तो वो भी मुझे बताना। अब यहां पे देखिएगा जो मोहम्मद शमी है, जो रिसेंटली आपने देखा होगा इंजर्ड थे, कितने लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। परफॉर्मेंस पे मुझे कोई डाउट नहीं है इनके कि चाहे इतने लंबे समय बाद भी क्रिकेट खेलने आया तो परफॉर्मेंस बेकार होगा, नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। पर यह है कि दोबारा इंजरी अगर हो गई, बाई चांस अगर दोबारा इंजरी हो गई, तो फिर इनके पास में इंडियन एक भी अच्छा पेसर नहीं बचा। मतलब सीधा सीधा एक माइनस पॉइंट हो गया, एक ब्लॉक पॉइंट हो गया कि भैया अब आप इसको फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑक्शन में सारे अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी बिक चुके हैं। अब अगर आप रिप्लेसमेंट भी करते हो तो इंडियन से ही रिप्लेसमेंट होगा, और वैसे तो
एक विदेशी की जगह भी बची हुई है, 7 खिलाड़ी ही इन्होंने विदेशी लिए, चाहे तो विदेशी से भी रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन खिलाएंगे कहां? ऑलरेडी 4 खिलाड़ी कंफर्म है, वही खेलेंगे, तो देसी से रिप्लेस करना पड़ेगा, और देसी से रिप्लेस करना पड़ेगा तो इनके पास, फिर इंडिया के पास में कोई अभी वर्तमान में नजरों में तो ऐसा प्लेयर नहीं। अगर कोई नया सितारा निकल आए तो एक अलग बात है। और लास्ट में नाम है जिशान अंसारी का। दोस्तों 40 लाख में गए, और ये भी आप वही बात कह सकते हो कि हाँ, इनको भी स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए टीम में लिया गया है। अब दोस्तों बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से, आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी वो आप बताना। वीकनेस मुझे नजर नहीं आ रही है, मैंने अभी तक जितनी भी टीमों के एनालिसिस किया था सब में मैंने कुछ ना कुछ वीकनेस बता दी थी, यहां मुझे वीकनेस नजर नहीं आ रही है। अब आप खुद देखिएगा, ट्रेविस हेड ऑफ स्पिन भी डालते हैं, प्लस लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ये लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, प्लस ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर लेते हैं, ठीक। ईशान किशन विकेट कीपर प्लस लेफ्ट हैंड बैट्समैन, जी हाँ, ये हो सकता है कि 3 लेफ्ट हैंड बैटर आ गए। नितेश रेड्डी, और दोस्तों सारे के सारे प्लेयर ऐसे हैं जो 170 180 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। नितेश रेड्डी राइट हैंड बैटिंग प्लस राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी, ठीक है। बॉलिंग ऑप्शन कितने होगा? 1 2 3, अगर जरूरत पड़ जाए तो। क्लासन विकेट कीपर प्लस बैटर, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इतनी जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं। अभिनव मनोहर ये जबरदस्त कमाल का बैटर है, ठीक है। और अनिकेत वर्मा, दोस्तों यहां पे नंबर 7 पे आप अनिकेत वर्मा को देख सकते हो, कारण इंपैक्ट प्लेयर की वजह से, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन रहेगा तो अनिकेत वर्मा को ऐड किया जा सकता है नंबर 7 पे या फिर नंबर 6 पे। 6 आ गए तो और अच्छी बात है, 7 पे फिर आप अभिनव मनोहर को देख लोगे, अनिकेत वर्मा इसलिए मैंने कहा था कि पहले मैच से आप देख सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों पैट कमिंस, जबरदस्त 4 ओवर कंप्लीट होंगे, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है इनका। दोस्तों पावर प्ले भी शॉर्टेड है, डेथ ओवर भी शॉर्टेड है। आप क्लियर मैं आपको दिखाता हूं यहां पे अब इनका पावर प्ले क्या है। पावर प्ले में पैट कमिंस के 2 ओवर, ठीक है, पहला ओवर 2 ओवर, जयदेव उनादकट के 2 ओवर पावर प्ले में, और शमी पावर प्ले में 2 ओवर। ये इनके 6 ओवर कंप्लीट पावर प्ले के। कोई और दिक्कत? अगर जरूरत पड़ी तो रेड्डी डाल सकते हैं, अगर स्पिन की जरूरत पड़ी तो अभिषेक शर्मा डाल सकते हैं। अब डेथ मिडिल ओवर्स की बात करेंगे तो जंपा इनके पास में है, जो कि 4 ओवर मिडिल ओवर में कहीं भी करा लो, पावर प्ले में भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इनको। फिर इसके बाद हर्षल पटेल तो वैसे भी डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है, 10 ओवर के बाद गेंदबाजी शुरू होगी, इनके 10 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। जयदेव उनादकट पावर प्ले में सिर्फ ओवर डाल देंगे, फिर इनको उतनी गेंदबाजी नहीं मिलेगी, एक आधे ओवर और डाल देंगे, फिर इनका एक आधे ओवर यहां से कंप्लीट करा लेंगे, रेड्डी से कंप्लीट करा सकते हैं, अभिषेक शर्मा से कंप्लीट करा सकते हैं। तो कुल मिला के इनको 2 ओवर, इनके 2 ओवर हैं, जयदेव उनादकट के 2 ओवर हो जाएंगे, जंपा पूरे 4 ओवर डाल देंगे, शमी के 4 ओवर होंगे, हर्षल पटेल 3 से 4 ओवर हो जाएंगे, पैट कमिंस के भी आप 3 से 4 ओवर ही मान के चलिएगा अभी, ठीक है। इसके बाद आप सीधे आइएगा नितेश रेड्डी पे, जो कि 2 से लेकर 3 ओवर गेंदबाजी कर लेगा, और 2 से लेकर 3 गेंदबाजी इनकी है, मतलब 4 4 8, और पैट कमिंस के अपन 4 मान ले तो 12 ओवर, ये 12 ओवर बिल्कुल कंप्लीट है। फिर हर्षल पटेल 3 ओवर 15 के बाद 2 ओवर, और यहां से या तो यहां से 2 ओवर या यहां से 2 ओवर, मतलब इनमें से एक 3 ओवर डाल देगा, 20 ओवर कंप्लीट हो गए, दिक्कत कुछ नहीं बची। जरूरत पड़ी तो 1 ओवर अभिषेक शर्मा का भी आप देख लेंगे। इस तरीके से इस टीम के पास में दोस्तों नंबर 9 तक तो बल्लेबाजी है, क्योंकि हर्षल पटेल भी ठीक ठाक बल्ला चला लेते हैं। प्लस गेंदबाजी की बात कर लो तो इनके पास में बॉलिंग ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 के बाद आप नीचे आएंगे 4 5 6 7 8 बॉलिंग ऑप्शन, 9 बल्लेबाजी ऑप्शन। अब आप इसमें कमजोरी निकाल के दिखा दो, बस यही है कि अगर शमी इंजर्ड हो गए तो फिर किसको लेकर आएंगे? फिर सिमरजीत सिंह को खिलाना पड़ेगा, सीधे सीधे 4 ओवर का लफड़ा पड़ जाएगा, सीधे 4 ओवर का लफड़ा पड़ जाएगा, बस वही एक दिक्कत होगी, इसके अलावा इनमें कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली किस टीम के बारे में बात करें वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि वही हैदराबाद के बारे में बात कर ली जाए, तो हो चुकी है। अब सीधे चलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।